बनाओ बाबा। अच्छा ये ना भैंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? भैंस है। अच्छा दूध। अच्छा हाँ, एक छोटा सा और भी सवाल आया हुआ था, लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। एक दो बंदे पकड़े गए हैं निकलते हुए हाइब्रिड से, ऐसे चुप करके निकले हैं, ऐसे चुप करके निकले हैं। आई बॉट काउ कर लें, आई बॉट काउ फॉर ₹2 लाख। मैंने काउ कितने की खरीदी? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने काउ कितने की खरीदी? 2 लाख की। मोबाइल उनको जरा, मैं खरीद लिया मैंने 2 लाख की। इधर देख, मैंने काउ 2 लाख की खरीदी। ट्रांसपोर्टेशन टू गोदाम टू माई हाउस, या क्या लिखूं? टू माई फार्म हाउस। टू माई फार्म हाउस ₹3,000। If I sell it today, if I sell it, अगर आज मैं बेचूं, I have to incur farm house, transportation to my farm house, चलें, is ₹3,000। एक मिनट खामोश। कमीशन पेड टू ब्रोकर इज 4%। 4% किसका होगा वैसे? 2 लाख का। 2 लाख। इफ आई सेल इट टूडे आई हैव टू इनकर कमीशन ऑफ 5%, कमीशन ऑफ 5%, and government levy of 2%, government levy of 2%। बस ये एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड में, मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा जाएगा आगे। वैसे तो 6-7 दिन लगते होते हैं इसको पढ़ाने में। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं इस बात को सामने रखते हुए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको किस स्टैंडर्ड जैसा लग रहा है? ये डाटा, ये एक मिनट हाथ खड़ा करके, हाँ हाथ खड़ा करके। IS-16 नो, IS-2 किसने गए? क्यों, वजह? नहीं, सेल पर्पस के लिए है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दूध लें या सेल करें, जो मर्जी हो, पर्पस जो मर्जी हो। नहीं, IS-2 जैसी क्यों मैं बात पूछना चाह रहा हूं। बोल दे लफ्ज, बोल दे, हाइब्रिड में बोल दे लफ्ज। एनआरवी कौन बोला है? ओह माशाल्लाह। अब देखें एनआरवी है या नहीं, देखें 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 देखें, एनआरवी है या नहीं? How you people mad? Why it is not NRV? Net realizable value। ये जो स्टॉक पड़ा होता था दुकान पे, वो बोतल बिक गई होती थी, या अगर बिकती तो इतना कमीशन देना होता था। ओ भाई, अगर बिकती, प्लीज, इट इज प्योरली, इट इज सोलली एनआरवी। ये और क्या चीज है? एनआरवी नहीं कहते तो इसे और क्या कहते हैं? व्हाट इज एनआरवी? आज जो इसकी फेयर वैल्यू है माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू,
IS 41 बड़ा अजीब स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जिस दिन आप खरीदो जानवर, तो आपको जानवर बनने की जरूरत नहीं, आप तो पहले से अच्छा। जिस दिन आप खरीदो जानवर, उस दिन एंट्री करो बायो। आपने कहा ये हटाओ हाथ अपना, हाँ हटाओ हाथ, मैंने खरीदते हुए खर्चे किए हैं। स्टैंडर्ड ने कहा चुप, हटाओ हाथ अपना, मैंने खरीदते हुए बहुत खर्चे किए हैं। ठहर, मुझे कुछ और बता, मुझे बता अगर आज तू बेचेगा तो कितने का बिकेगा। बिकवाते हुए तो कमीशन डीलर बहुत ज्यादा ले लेते होते हैं, 5% तक कमीशन लेते हैं मार्केट में, और गवर्नमेंट भी को बेचने में 2% टैक्स लगा दी हुई है। अच्छा ये IS 41 है ना। अच्छा अब बायोलॉजिकल एसेट हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा जी, वर्किंग वन, बच्चों वाली वर्किंग वन, फेयर वैल्यू बोलें। NRV, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यहां लिखते थे ना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड होती थी, ये भी एस्टिमेटेड ही है, और क्या नीचे वाली फिगर, ऊपर शायद एक्चुअल फिगर, नीचे तो एस्टिमेटेड ही है। अच्छा जी, कॉस्ट टू सेल 5% कमीशन। ये कोई जरूरी नहीं आप इस तरह कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर पे भी हम कर सकते हैं। मेरे तो ख्याल से कोई अक्लमंद है तो 2 लाख को जरब दे दे 90 वो भी चलेगा इंशाल्लाह पेपर में। वो तो जिनको पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाते थे हम, फिर शॉर्टकट्स भी बताते थे, छोड़ें। 5% ये हो गया और 2% गवर्नमेंट। जवाब 180। नो, व्हाट इज दिस? इनिशियल रिकॉग्निशन। व्हाट इज दिस? कितने पे? अच्छा, IS 16 क्या कहता था? एसेट को किस पे रिकॉर्ड करो? कॉस्ट पे। फिर कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह डालता था। वो तो IS 16 था, उसकी मर्जी। IS 38 भी ऑलमोस्ट यही था। लेकिन इस स्टैंडर्ड में क्या किया करना है बोले? ये अजीब स्टैंडर्ड है, आपकी नसीब में नहीं था। ये अजीब स्टैंडर्ड है। एसेट को किस पे रिकॉर्ड करने? NRV की तरह एक फिगर है। असल में NRV में होता है एस्टीमेट, अंदाजा क्या है, और इसमें होता है बाजार में जो फेयर वैल्यू चल रही है। ये थोड़ा सा ऐसी फर्क है बस। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू क्या आ गई बोले? 2 लाख। लेकिन अगर आज बेच दें तो कितना खर्चा करा के जाएगा? असल में स्टैंडर्ड की थीम ये है कि ये जो तुम्हें गाय या भैंस नजर आ रही है, बताओ ये तुम्हें दे के क्या जाएगी। हमने गाय से पूछा, गाय 2 लाख दे दोगी? उसने कहा नहीं, 7% डज लगेगी तुम्हें, 7% तुम्हें लगा के जाऊंगी, 2 लाख ऐसे नहीं दे दूंगी। हमने फिर गाय से पूछा, 2 लाख दे दोगी? नहीं दूंगी। तो बेचने जाओ जरा मुझे, फिर तुम्हें पता चले। जान छुड़ाना कई दफा मुश्किल हो जाता है चीज़ों से, ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो सुना है कि फेयर वैल्यू चीज़ की जो है वो कम होती है, कॉस्ट टू सेल उनके मुल्कों में ज़्यादा है, वो तो फेंक के आ जाते हैं चीज़ को, तो ज़्यादा नहीं होगी, सुना हुआ है। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो आप बता दें अभी तक हमने क्या चेहरा पहले, अच्छा आप बता दें अभी तक हमने क्या चीज़ छुपाई हुई है? नहीं, मतलब ये कि खरीदने के अलावा जो 2 लाख तो उसको दे दिए थे ना जो गाय का मालिक था, उसके अलावा कोई रिक्शे रुक्शे वाले को पैसे दिए होंगे, कुछ डीलर को कमीशन लेके दिया होगा, जिसने करवाया अरेंज, गाय को अच्छी सी गाय ढूंढ के दी, 2-4 दिन लगाने के बाद उसने कहा पैसा जी है दूध देगी तुसी नाच जाओगे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, इसका हल मुझे कोई बच्चा बता दे, मैं उसको शाबाश दूंगा। अगली जी बैठे तो ही सारी क्लास है। हाँ जी है वो भाई, हाँ लो 186 में ऐड कर दें और इसको आगे ले जाएं। 186 फाइनल हो चुका है। एक्सलेंट एक्सलेंट। रिपीटर हो? मैंने नहीं कहा, मुझे देखा देखा नहीं लग रहा। 2 लाख रुपया कैश में डाल दें। कराएं 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 जल्दी।
डालें ना कैश में। और ये जो जेब से गया मैं वो पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। जो जेब से गया वो बता दें। 8,000 कैसे निकाला है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे निकाला है। ये घर जाके नहीं निकलना इन लोगों से, आप लोग तो भी निकाल रहे हैं। 8,000 2,11,000। अब लोगों ने जाके स्टैंडर्ड बनाने वाले से पूछा हुण की करिए, तेरा डेबिट होर तेरा क्रेडिट होर, फसते असी गए। और P&L से पा दो, छोड़ो यार, स्टैंडर्ड की टेंशन ना लिया करो इन चीजों की, डाल दो P&L में, छोड़ो करें। ये ऐसा स्टैंडर्ड है, चीज खरीदते ही लॉस दिया करेगा, ये जानवर ऐसी चीज है। IAS 41 की नजर में खरीदते ही क्या दिया करेगा? हाँ, अगर बेबी पैदा हो गया, फीमेल गाय अगर बेबी पैदा हो गया तो फिर देखिए 3 गाय थी, तीनों बहनें थी आपस में, तो उसका इसमें कैसी बात है यार, हद होगी। दे वर हैविंग वन मदर, तो 3 गाय थे, तीनों बहनें थी आपस में, और कितनी गौर से सुनने लग गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं सुन रहा था। वो आया जो है वो क्या कहते हैं उसका मालिक, तो मालिक को किसी ने बताया कि भाई आपके यहाँ तो फोतगी हो गई है, भाई ये बॉल पेन। तो उसने एक गाय को जो है वो डाल दिया था चारा, बाकी 2 बहनें जो है वो देखती रह गई। अब ये बहन जिसको चारा डाला है, सच्ची सच्ची बताएं, हाइब्रिड में खाते पीते, ये बहन जिसको चारा डाला है तो ये बाकी 2 बहनों की फिक्र करेगी? इनके पास चारा लेके जाएगी? तो इसीलिए कहते हैं कुछ इंसान भी ना, अच्छा मतलब बात खत्म हो गई है ना, कुछ इंसान भी आजकल इस तरह के हो गए हैं। चले, मुश्किल कॉन्सेप्ट था। हाँ, तो इसलिए अगले को ना करें इंसान बनो, लेकिन खुद बनने की कोशिश कर लें, वो फिक्र नहीं करेगा कि दूसरा क्या है। अच्छा जी, मैंने P&L अभी बैलेंसिंग कटा ही नहीं, इसके बाद पिक्चर खींचनी जी, आप बोलें 25,000। अच्छा वैसे ना ये तो डिस्कशन आपसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये 25,000 क्या है, ये असल में 14,000 सॉर्ट ऑफ ये भी खर्चे में चला गया है, 17,000 ये हो गया और 8,000 ये हो गया, पूरा 25 ही उठा के स्टैंडर्ड ने खर्चे में डाल दिया है। ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, अच्छा चपेट ते कॉस्ट ऑफ सेल भी तो एक्सपेंस में डाली है ना, बात वही नहीं आई, उसने उठा के चारों चीजें ही खर्चे में डाल दी हैं। ये नेट ये बना है, जरा फील करें, सब कुछ ही खर्चे में चला गया। जो बैलेंसिंग खर्चा आया वो कितना है? 25,000। अब जीप स्टैंडर्ड है जो खर्चा हुआ नहीं, कॉस्ट, हमने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट टू सेल पाउंड खर्चे। अच्छा आप बोलें कैसे सोचना है? नहीं हमने, अच्छा जी आप मुझे बता दें कि ये जो बाबा का हो है, बेबी का बाबा का हो, इसको इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करनी है? फेयर वैल्यू लेस, लेकिन कॉस्ट टू बाय इग्नोर करनी है थोड़ी देर के लिए, कॉस्ट टू बाय इग्नोर करनी है, फिर कॉस्ट टू बाय को सारे को फेंक देना कहां पे? कैश में। कॉस्ट टू बाय को तो कैश के तो कोई हल ही नहीं ना, कैश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, वो तो हम दे के आए हैं पैसे। और बैलेंसिंग, अच्छा अब ईयर एंड से कोई 2 महीने पहले एक इसका बेबी कर लेते हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से आ जाएगा, एक बेबी कर लेते, छोटा सा एक बेबी कर लेते हैं इसका, और नहीं बस ये करा लेने दो, फिर ये ब्रेक के बाद एक इसका बेबी कर लेते हैं, ठीक है, और ईयर एंड पे इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। वो जाहिर बात ईयर एंड पे भी तो देखना पड़ेगा ना इसका क्या करना है, ये डेप्रिशिएट नहीं करना है इसको, डेप्रिशिएट नहीं करना है इसको। अच्छा नोट तो इंशाल्लाह हम आपको करने देंगे, नोट भी करने देंगे, आप तस्वीर भी खींचेंगे इंशाल्लाह, तसल्ली से नमाज के बाद आके नोट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुझे ये बताएं
कि ये डेटा है 1 अप्रैल 2010 का, 1 अप्रैल 2010 का। अच्छा, a baby was born on 27 नवंबर। 27 नवंबर को जी, मुबारक हो जी आपके यहाँ। नहीं, इसमें हंसी वाली क्या बात है, मुबारक हो। 2010। बेबी की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल मैं आपको दे रहा हूं। बेबी की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आपको दे रहा हूं। बेबी की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल लगा लें कोई 30,000। तो अगर ये अम्मी जान 2 लाख की हैं तो ये जानवर बिकते हैं बाजारों में क्या हफ्ते में, तो ये बेबी कितने की है? 30,000 की। अच्छा जी, नहीं वो जब अच्छी तरह पढ़ाया जाता था तो हम आगे लिखवाते थे इमेच्योर। इमेच्योर। अच्छा, ये याद रखिएगा, बेबी को भी किस पे रखना है? फेयर वैल्यू माइनस, क्योंकि बेबी मिसाल के तौर पे 32,000 की थी, लेकिन बेबी ने भी कहा मैं 2,000 करा के जाऊंगी तेरा खर्चा, तो 32,000 की थी माइनस 2,000 30,000। खुल के एक बात है, ये कोई बायो की क्लास नहीं हो रही। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। अब मुझे बताएं, कैश तो वेटनरी डॉक्टर को पैसे दोगे, वो दाई जिसे कहते हैं, वेटनरी डॉक्टर को पैसे दोगे, वो मैं एग्री करता हूं, ही विल ड्रैग, वो दोगे आप पैसे, वो एक्सपेंसेस में डाल देना, खुद ट्राई कर लेना। वो एक्सपेंसेस में डाल देना। वेटनरी डॉक्टर वाले पैसे माय डियर एक्सपेंसेस में जाएंगे। क्या करें अब, आपके यहां बोलने जल्दी, आपके यहां खुशखबरी आई है, बस ये खुशखबरी, बस ये अब क्या रिकॉर्ड कर ली? खुशी। आखिरी बात, ईयर एंड पे ये जो मॉम है इसको क्या करा दें, थोड़ा सा महंगा मुंगा करा दें। पहले हम बताया करते थे किसी जमाने में कि इन्फ्लेशन हो गई है, इस वजह से भी महंगी हो गई होगी, और थोड़ी सी मोटी भी हो गई है, वेट गेन कर लिया अम्मी आपने। ये बेबी और मामी की बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वेट गेन कर लिया अम्मी आपने बाजार में, ऐसे ना करो ना। तो 2 लाख से कितने की करा लें तकरीबन? 1 अप्रैल से 31 समझ 2.5 लाख की कराते हैं, 2.5 लाख की करा लेते हैं। और बच्चे को भी बड़ा करें, मैंने पता है, मैं तो थोड़े देर से पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चे को 27 नवंबर को हमने, ये 1 महीना बड़ा हो गया ये माशाल्लाह। एट बोलें, एट 31 दिसंबर। फेयर वैल्यू मॉम कितनी करानी है? फेयर वैल्यू 2.5 लाख। फेयर वैल्यू मुन्नी 40,000 कर लो। ये बच्चे आजकल के तेज हैं, आपको पता है बड़े भाई। बोलो ना, फिर मुझे भी बोलना होता है। तो अब कॉस्ट टू सेल उसी तरह है, फर्ज कर लें मार्केट में कमीशन कितने %? 5%। कमीशन 5%, गवर्नमेंट लेवी बेचने पे वो समझ लें वही मार्केट का एक फिक्स रेट चल रहा है। तो अब नमाज पढ़ के आते हैं, फिर ये करेंगे कि एक मिनट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 93% से, तो ये ईयर एंड फेयर वैल्यू आ जाएगी। ईयर एंड की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी, ये ईयर एंड की वैल्यू निकल आएगी। फिर कैरी डाउन और वो एडिशंस को कंपेयर करके बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? गेन और
चलें आप नमाज पढ़ें फिर ये एंट्री करते हैं। तस्वीर ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 नमाज के बाद नोट करने का टाइम बिल्कुल मिलेगा। नहीं ये वाला भी चलेगा, हल्का फुल्का मैं लीज भी चलाऊंगा। 2:30 बजे तक कोशिश करेंगे, 2:30 पौने 3 तक आपको 2:30 तक फारिग कर दें। एक दफा कर लो ना इसको। पीछे वाला 1:50 पे इंशाल्लाह आ जाए। इस तरह यार, इस तरह कैसे होगा? हाँ जी 1:50 पे इंशाल्लाह। भाई ये पार्ट बी चलने देना बस, कुछ नहीं यार, आप छोड़ें, बस किसी और से देख के नोट कर लें, आके नोट कर लेंगे। अच्छा भाई, जिन्होंने नोट नहीं किया वो फिर तस्वीर खींच लें बस, और टीए भाई को बुला दें। अच्छा 2 और 3 में नोट करने देता हूँ, पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लें। आ जाए कुछ कॉपी पेंसिल लेके ज़रा। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस इसको एक दफ़ा समझ लें। 2 किस्म के खर्चे हैं। नंबर 1 बताएं, जो खरीदते हुए कर देते हैं, और जल्दी आए ज़रा। अच्छा 2 किस्म के खर्चे हैं, बाहर निकल जाए। बोलें नंबर 1 जो खरीदते हुए कर देते हैं, और जो अगर 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 बेचें तो कर दे। इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए मुझे वो खर्चे नहीं चाहिए जो कर दिए, बल्कि वो चाहिए जो कर देते अगर बेचते। अब ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, जबरदस्ती हमने इसको कह दिया है एनआरवी की तरह। तो एनआरवी का डेटा ये तो नहीं होता कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है। एनआरवी का डेटा होता है एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। अब ये एक्चुअल फेयर वैल्यू है, चलें वो तो और बात है, खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट उस तरह का है, ठीक है। तो बोलें जरा बार बार, खर्चे कितने किस्म के हैं? 2। एक वो जो पैसे दे के कर, अब नोट ना करें, तस्वीर खींच लीजिएगा, नोट ना। एक वो जो पैसे दे के कर दिए, और एक वो जो अगर पैसे अगर बेच देते तो कर देते। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। इनिशियल रिकॉग्निशन होनी है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। लेकिन कैश कभी भी मैच नहीं करेगा इससे, क्योंकि आपने तो कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो कैश को कभी मैच कराना भी नहीं। बस कैश में मैक्सिमम क्या डाला जा सकता है जो पे किया है, उसका कोई हल नहीं है मेरे, मैं इससे किसी तरह बच नहीं सकता, बस कैश तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग कहां डाल दिया? P&L में। अब वो तो बीच में एक आसान सी कहानी थी, ये मैं नोट अभी आपको करने देता हूँ। आसान सी कहानी थी। अब अ बेबी वॉज बॉर्न ऑन 27 नवंबर 2010, उसकी फेयर वैल्यू 30,000 रुपये है। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड कर देंगे इसको। ये अब नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 2। फिर 3 आप लोगों ने मुझे कराना है।
अच्छा, अब स्टैंडर्ड की थीम बताएं कि जब खरीदते ही वो चीज़ों को 3 में नोट करने दूंगा बाद में, पहले मैं 2 नोट करके मेरी बात सुनना। अब स्टैंडर्ड की थीम बताएं, खरीदते ही जो एसेट को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करा है, पैदा होने पे एसेट को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करे, तो वो ईयर एंड पे क्या करेगा वो स्टैंडर्ड? बस ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखें, बट फेयर वैल्यू बदल चुकी होगी क्योंकि ऑब्वियसली जानवर की प्राइस में चेंज आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते थे, फिजिकल चेंज भी आई होगी, बड़ा भी हो गया होगा, 1-2 साल बड़ा हो गया होगा जानवर, 1 साल तो कम से कम बड़ा हो गया होगा। और भाई बात सुनो, और प्राइस चेंज भी आ गई होगी, महंगाई भी होगी लेकिन हमें अब इससे कंसर्न नहीं, इतनी बारीकी में हमने नहीं जाना। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि मुझे जो है वो वर्किंग करवा दें कि ईयर एंड की फेयर वैल्यू क्या आ रही है, ईयर एंड की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल क्या आ रही है। आपने बायोलॉजिकल एसेट का टी काउंट बनाने, टी काउंट बना लें, जो मर्जी कर लें, वैसे जैसे मर्जी कर लें, वर्सेस वाली कैलकुलेशन कर लें। बायोलॉजिकल एसेट कैरी डाउन ऐसे कर दूं, अगर बुरा ना लगे, 2.5 लाख ज़रब 90, नहीं 93% जमा बेबी भी तो है ना, 2.5 लाख ज़रब 90 जमा ज़रब 90, ये क्या आ जाएगी? ये 2,90,000 आ जाएगा। नहीं 2,90,000 आ जाएगा, नहीं 2,90,000 आएगा। ये 2,90,000 थोड़ा रिड्यूस करके, यानी कितना का आया? 2,90,000 नहीं आया, कितना आया? 26900। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नहीं होता था एडिशन, कैरेट डाउन, बैलेंसिंग, गेन लॉ, बिल्कुल उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे मैयर होती थी, ये फेयर वैल्यू माइनस बाकी सब, बस वही अब खत्म है। अच्छा, वो एडिशन बेबी वाली कितने पे रिकॉर्ड, सॉरी मॉम वाली एडिशन कितने पे रिकॉर्ड की थी? जरा तसल्ली से बताइएगा, बीए के अकाउंट में कितना गया? सही बताया आप लोगों ने, 180, 211 को छोड़ें बस 180। ये एडिशन, ये रिकॉर्ड, एक और एडिशन थी क्योंकि ये भी खरीदा था ना। अच्छा, एक और बताएं एडिशन, 30,000। ये दोनों एडिशन है। बीए कितनी दफा डेबिट हुआ है? 2 दफा। आगे जितनी मर्जी अमाउंट से हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलें जी। 180 और एक और एडिशन है बेबी वाली, कितने की है? 30,000। बस खत्म। वर्सेस वाली ये डंडा वर्सेस है बीच में जी। 5300। और अगर मेरे ख्याल से अगले दिन ही दोनों जानवर बेच देंगे ना, अगले साल के पहले दिन ही दोनों जानवर बेच दिए, तो फिर कोई गेन लॉस आना ही नहीं। ये क्या स्टैंडर्ड हुआ? गेन लॉस क्यों नहीं? और अगले दिन जानवरों के बेचने पे ऑलरेडी बस हमारी फेयर वैल्यूज पे चल रही हैं चीजें, तो क्या गेन लॉस आने हैं? चलें जी।
बस ये इसका एक आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें ओपनिंग एनिमल्स भी डाल देते हैं। ओपनिंग भी हो सकते हैं ना, पिछले साल के जानवर पड़े हुए, बस फिर ख़त्म करते हैं इसको। लिखें इनिशियल मेजरमेंट, न्यू बॉर्न एंड सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑल एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। इनिशियल मेजरमेंट भी किस पे होनी है? न्यू बॉर्न भी, और ईयर एंड के ऊपर भी लिखें इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट के साथ ब्रैकेट में लिख दें परचेज एंड न्यू बॉर्न, दोनों इकट्ठे ही लिख दें। ये भी इनिशियल मेजरमेंट ही है, परचेज एंड न्यू बॉर्न। परचेज को भी इनिशियल मेजरमेंट कहते हैं, न्यू बॉर्न को भी इनिशियल मेजरमेंट कहते हैं। आप पहले उतने नोट्स बनाओ, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। परचेज एंड इनिशियल मेजरमेंट, सॉरी इनिशियल मेजरमेंट में परचेज एंड न्यू बॉर्न एज वेल एज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लिख लें, एज वेल एज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट ईयर एंड। अच्छा जी, जी अभी अभी रख लो साइड पे, फिर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा बार बार जरा देखें ये कैश वाला मसला, यानी कि पहली एंट्री ने थोड़ा हमें टाइम लगवाया। कैश वाला मसला क्यों आया था? अगली दोनों एंट्रीज में नहीं आया। परचेज कर रहे थे ना, और वो न्यू बॉर्न हो रहा था, और आखिरी वाला बस ईयर एंड का गेन रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए ये मसला नहीं आया। तो चीजों को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। लेकिन कैश कितना रिकॉर्ड करना है? जो आप कैश कितना रिकॉर्ड करना है जो आपने पे किया, गेन लॉस P&L में डाल देना। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न को किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू माइनस, वो तो मैंने कॉस्ट टू सेल दी नहीं थी, देता तो आप भी माइनस कर लेते माशाल्लाह। ईयर एंड पर सारे जानवरों को किस पे ले आने? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और ओपनिंग को और परचेज को और न्यू बॉर्न को सबको डालना है टी काउंट में, और बैलेंसिंग क्या निकाल लेना है? ईयर एंड के ऊपर गेन और लॉस। ओके, अब हम फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे। फाइनल अकाउंट का सवाल किसी दिन जब हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे, तो उसमें सवाल में लिखा होगा इट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट 211,000। गलती से अकाउंटेंट ने किस पे रिकॉर्ड कर दिया? 211,000 पे, तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आखिरी सवाल इसका एग्जाम्पल नंबर 4 कर लें। उसको 1 to 3 कर दिया था जी, एक ही एग्जाम्पल चल रही थी, उसको 1 to 3 कर दिया। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4, ओपनिंग 300 काउस। अब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आपको निकालनी आ गई है, दो जगह आपने निकाली है, तो इसलिए अब मैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ही दे रहा हूं। 300 काउस, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पर काउ, ₹2 लाख, महंगी तरह काउ कर लेते हैं, ₹2 लाख। 300 काउस, ₹2 लाख। एज 2 years, 3 years चलेगा।
परचेज की है हमने, ₹3.5 वाली 40 काउस, इनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल थी 2,12,000। ईयर एंड पे 4 ईयर्स वाली काउ, ईयर एंड पे 4 ईयर वाली काउ ₹2,52,000 की, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है। चलें जी, जनरल एंट्रीज कर दें। इसने कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें। पहले टी काउंट माने तो टी काउंट बना लें आप। भाई किसी ने कर लिया तो बता दें। आपने कर लिया माशाल्लाह। एडिशन किसने पे रिकॉर्ड की है? रुपीज इन 1000 में करें या पागलों की तरह रुपीज में? रुपीज इन 1000 में। ओपनिंग की एंट्री करूं या टी काउंट में डाल दें? बस काफ़ी है, टी काउंट में डाल देते हैं। चलें ऐसा कर लेते हैं, टी काउंट में डाल देते हैं जी। भाई कह रहे हैं टी काउंट में डाल दें। वर्किंग बायोलॉजिकल एसेट ओपनिंग 2 लाख ज़रब 300 काओ जी। बाकी 3 साल से नहीं मल्टीप्लाई करना। 3 साल क्या है उसकी एज? इधर क्या एज है और इधर 4 साल। ये एज में लिख दूं, इधर पे किसी ने एज हाँ जी, रुपीज इन 1000 में। इसकी एंट्री बताएं। नहीं बायोलॉजिकल ऐसे डेबिट ना करें ना, ये तो पिछले साल का क्लोजिंग है। हाँ ये तो पिछले साल का क्लोजिंग था ना। कितने लोगों ने कर दी है गलती से एंट्री? मैंने क्या कह जाए, कितने लोगों ने कर दी है इसकी गलती से एंट्री? जिन्होंने एंट्री की होगी उन्होंने कैश क्रेडिट किया होगा। गलत है ना, कैश तो गया है या खरीदे हैं या पिछले साल के पड़े हुए हैं। बस फिर इसकी एंट्री तो कोई नहीं होगी।
ये इस लाइन से ऊपर ऊपर हमारा सॉल्यूशन है, सॉरी क्वेश्चन है। अच्छा जी, एडिशन की एंट्री कर लें फिर टी अकाउंट में ले जाएं, उसमें क्या मसला है। यकम जुलाई 12 बायोलॉजी, अब वो नहीं हो सकता, गेन लॉस नहीं आ सकता, वो कॉस्ट टू सेल देता तो आता, कॉस्ट टू सेल देता तो आता। ये अजीब सा सवाल है, ऐसे भी आते थे 2,40,000 का उस ठीक है। अब कैरी डाउन बताएं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सर आपने सवाल को सिंपल रखा है, नहीं ऐसे ही आया करते थे, आपके भी कोई टेक्निकल नहीं आने, यानी 3 साल वाले आप 4 साल के हो गए होंगे, साल गुजर गए ना, यकम जनवरी से 31 दिसंबर, 3 साल वाले 4 साल के हो गए होंगे, और 3.5 साल वाले भी 4 साल। अब हमारे पास हैं ही जानवर सारे 4 साल वाले, तो कैरी डाउन 2,50,000 इंटू 340 जानवर, 85,680 बैलेंसिंग 17। अच्छा नहीं डेबिट है ना जी, देखें गेन ही आना है ना, 2 लाख वाले भी 2,52,000 के हो गए, और 2,12,000 वाले जो नए खरीदे थे वो भी 2,52,000 के हो गए। 17 जी। अच्छा डेप्रिसिएशन नहीं है अब, यानी कि अगर कमजोर हो गए तो इधर P&L आ जाएगा, बस डेप्रिसिएशन नहीं है, अब फेयर वैल्यू खेल रहे हैं, छोटा सा लॉस ऐड कर दिया माइनस कॉस्ट टू सेल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वैसे मेरे तो ख्याल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझ लें, ओपनिंग फेयर वैल्यू, क्लोजिंग फेयर वैल्यू, गेन लॉस P&L में ले जाओ, बस थोड़ा सा फेयर वैल्यू में एक चीज माइनस करनी है, कॉस्ट टू सेल बस जी। 17200। बाकी ट्रीज़ के सवाल कराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीज़ का भी यही रूल होता है कि वो 1 साल बाद महंगे हो जाते हैं, उसके भी सवाल इसी तरह हम कराया करते थे, ट्रीज़ का भी यही रूल है। ट्रीज़ को भी ईयर एंड पे दरख्तों को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखा जाता है। ओके बस हमने अब थोड़ा सा बैठ जाए, हमने आज और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं करना, लेकिन कम से कम इसको तो एक दफ़ा हज़म कर लें। तो जानवर ख़रीदना किस पे है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। न्यू बॉर्न भी फेयर वैल्यू माइनस, अगर कॉस्ट टू सेल अलग से दी हुई तो फेयर वैल्यू में से माइनस करने, वरना फेयर वैल्यू ले लें। ईयर एंड पे भी सबको किस पे ले आना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो ऐसे थोड़ा सा लिख लें, ट्रीज आर ऑल्सो केप्ट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये नहीं ट्रीज नहीं आएंगे कभी भी इंशाल्लाह, ट्रीज आर ऑल्सो केप्ट एट फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा खरीदने के वक्त अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे देते, ये कि 3,000 4%, अगर खरीदने के वक्त गवर्नमेंट को टैक्स दे देते, फिर वो कैश में डाल देते हैं, कैश में डाल देते हैं। अच्छा अब हम 5 मिनट लगा के IAS 38 रिवाइज करने लगे। आप लोगों ने मुझे याद नहीं कराया था, IAS 38 का जो दूसरा वाला सवाल था वो हमने जो है वो रिवाइज करना था। IAS 38 का दूसरा वाला सवाल होना मिलना नहीं, ये पुराने वाले नोट्स में शायद नोट किया था।
इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस वाला था ना। चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह उसको मंडे को रिवाइज कर लेंगे। आप लोग वो निकाल लें, पूरा आई एस 38 रिवाइज कर लेंगे मंडे को। मुझे बस कोई याद करा दे, वो सवाल मैंने ढूंढने में ढूंढ लूँगा। वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो था, याद है ना, वर्क इन प्रोग्रेस ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट वाला। अभी आप लोग वो निकालें, IFRS 16, एक पास पेपर का सवाल करें 17। टेस्ट रिलीज में सही होगा। कौन सा सवाल है? 19। तसल्ली से 120। तसल्ली से देखें। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट, Alluring Limited is considering to enter into an arrangement with Charming Limited। हुआ नहीं अभी एग्रीमेंट, इस ऐसा करवाना है भाई, वो कर दो। Alluring Limited is considering to enter into an arrangement with the Charming Limited for the use of a photocopy machine for a period of 5 years। अब देखना हमने ये है,
देखना हमने ये है कि a contract is a lease if the contract conveys the right to control the use of identified asset for a period of time in exchange for consideration. Period of time 5 साल है, consideration भी मिलनी है. Initial draft contract fulfills all the conditions to be classified as a lease contract. Initial जो draft हुआ था उसमें यही था कि lease ही होगी. However, following additional terms are under consideration between the parties for inclusion in contract. For each additional term, ठीक है, जाने दें. आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, चलो देख लेंगे मंडे को क्या करना है. However, the following additional terms are under consideration between the parties for each additional term evaluate whether its inclusion would affect the classification of contract as a. मतलब कि मिल्क शेक के जग में हम कोई 4 चीजें अलग अलग डाल के देखेंगे कि दूध इसका क्या बना मिल्क शेक का. ये नहीं कि चारों डाल के बता दें एंड पे कि लीज है या नहीं. मतलब कि ये डाल के ये देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर दूसरी डालते हुए पहली का कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल था कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तकरीबन, वो लीज ही का कॉन्ट्रैक्ट है. कुछ और बातें जरा हम आपस में तय करते हुए निकल आई. अगर ये बात डाल दें तो क्या बनेगा, फिर ये बात डालते हुए ये नहीं डाली जानी. ईच का लफ्ज जरा देखें, लिखा ना, फॉर ईच एडिशनल टर्म इवेल्युएट वेदर इट्स इंक्लूजन. ओवरऑल सब इंक्लूड नहीं करनी. ये थोड़ी सी एक समझने वाली बात है. तो अंग्रेजी की मार थी ना ये तो. ऑब्वियसली 4 में से 2-3 तो सही होंगी बच्चों की. अब वो और बात है कि बाहर निकल के कह रहे थे लीज के सवाल करते रहे, लेसर के मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के इतने सवाल कराते रहे और आज आके ये आ गया. वो फिर आपको पता है बच्चे तो किसी चीज में नहीं छोड़ते. इंस्टेड ऑफ फिक्स रेंटल्स के की बजाय इंस्टेड इन एडिशन ही लिखा हुआ, इंस्टेड फिक्स रेंटल की बजाय रेंटल वुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फोटोकॉपीज. ये कौन सी जम जाएंगी, तकरीबन वेरिएबल लीज पेमेंट शायद बन जाएगी ना. तो ये कोई 4 टेस्टों में तो हमने बात नहीं पढ़ी. सोचे ना, ये 4 टेस्टों में तो बात नहीं पड़ी. अल्लाह का शुक्र है मशीनें भी आइडेंटिफाइड होंगी और हम फोटोकॉपियां भी अपनी मर्जी से करेंगे. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, कंट्रोल टेस्ट भी है. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगा के देख ले, मशीनें इंशाल्लाह हमें मिलेंगी एक्सप्लिसिटली. और दूसरी चीज जो होती थी वो चेंज करने का तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ. बस ये बात ये हुई है कि यार ये मशीनों से जो ना मुझे रेंटल पक्का ना दो, वेरिएबल लीज पेमेंट कर दो. इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लीज नहीं है. हाँ, इसकी एंट्रीज फिर रेंट एक्सपेंस डेबिट वाली, लेकिन ये लीज का स्टैंडर्ड इस पे लगता है वेरिएबल लीज पेमेंट्स पे. और कंट्रोल टेस्ट तो वैसे ही पास हो रहा है. सारे बेनिफिट इंशाल्लाह हम ही लेंगे. 2 बातें थी ना, सारे बेनिफिट हम ही लेंगे और डायरेक्शंस कहीं उसने मना नहीं किया. डायरेक्शंस जो यूज किए हैं उसमें हमें इसमें फॉर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस और वो बातें भी लिख के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सीधा बस हम लिख के आएंगे कि वी हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज. तो हमारे पास डायरेक्शंस यूज की हैं. बस ये अल्लाह का शुक्र है, ये क्या है, लीज ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, इसमें बेहतर है कि सारे सवालों के सॉल्व करने से पहले ना ऊपर वाली 2 लाइनें लिखाएं, वो लिख के आए. सबके सवाल सॉल्व करने से पहले ऊपर वाली 2 लाइनें लिखाएं ताकि फिर उनको बार बार रेफर करते रहेंगे. लिखें जी, इसका सोल्यूशन लिखना है प्रॉपर रजिस्टर पे. ऐसे खुला किताब पे तंग तंग करके कितना लिखेंगे. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज the contract is a lease if the contract conveys, बस लिख लें, right to control the use of identified asset आगे लिख लें फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज. जी नहीं बताओ आप.
नहीं, मुझे बता दो, अभी बता दो। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, अब कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि अब आगे लिख के क्या आएंगे आप लोग? हाइब्रिड में जा रहे हैं, चलें जाएं। कोई बंदा हाथ खड़ा करके अब लिख के क्या आएंगे सिनेरियो 1 में? देखें, हाँ, माशाल्लाह लिख दिया। आगे आगे फिर नहीं, इसी में भाई ने शुरू किया द इंक्लूजन ऑफ, हाँ हाँ ठीक है, द क्लासिफिकेशन वुड नॉट बी अफेक्टेड। वेल डन, एक्सीलेंट। यहां से उन्होंने लफ्ज उठाया एक, द क्लासिफिकेशन वुड नॉट। अच्छा, आप इसमें कई तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका कि इन दिस केस द लेसी हैज अल्हम्दुलिल्लाह द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। द लेसी, यहां से भी लाइन निकाल सकते हैं, द लेसी हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। एंड पहले मैं लिखवा बात दूंगा, एंड इंक्लूडिंग दिस टर्म that making the rentals dependent on photocopies produce would not affect the lease at all। इसी लाइन से भी निकाल के लिख सकते हैं, या even making the payment dependent on photocopies produced will still make, फिक्रा थोड़ा सा इवन में मैं बना लेता हूँ, इवन मेकिंग द रेंटल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फोटोकॉपीज प्रोड्यूस्ड द एसेट स्टिल रिमेन्स एन आइडेंटिफाइड एसेट एंड द लेसी स्टिल हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज। देयरफॉर इंक्लूडिंग दिस टर्म वुड नॉट इफेक्ट द। पहले डिसाइड कर लें करना क्या है, उसके बाद फिर अंग्रेजी तो इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करके वो भी बनानी पड़ेगी, वो अलग चैलेंज होता है। डिसाइड कर लें करना क्या है। क्या फोटोकॉपीज के किराए के ऊपर अगर डिपेंडेंट कर दिया जाए तो क्या कंट्रोल हमारा नहीं रहेगा? कंट्रोल तो रहेगा। एसेट आइडेंटिफाइड ही रहेगा या एसेट भी वो बदल देगा? तो फिर कंक्लूड ये हो गया कि ये स्टिल लीज है, ये स्टिल लीज है। अब उसने आई कैप ने तो बड़ा छोटा सा एक लाइन में लिखा हुआ है, आई कैप ने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग दिस टर्म वुड नॉट इफेक्ट द लीज, इससे लीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग लिखें अब पॉइंट वन even if the rentals are based on photocopies produced, even if the rentals are based on photocopies produced, अब बस वो उधर वाली बातें लिखते, द एसेट इज स्टिल आइडेंटिफाइड, बोल्ड वाली, द एसेट इज स्टिल आइडेंटिफाइड the asset is still identified and lessee has the right to control the use. Lessee has the right to control the use. अंदर की नहीं आया डायग्राम के, मसला ही नहीं है ना, कोई मसला ही नहीं है, बारों बार काम खत्म हो। इनमें से कोई मसला खड़ा करता तो वो फिर था कि उसने ये कहा है, फिर लेसर ने ये कहा है, इस तरह की कहानी डालता तो फिर ठीक है। अभी बारों बार ही काम हमारा खत्म हो गया। सो जल्दी से कंक्लूड। सो इंक्लूडिंग दिस टर्म विल नॉट अफेक्ट द, so including this term will not affect the classification of lease.
अपनी तसल्ली के लिए लिख लें इट इज स्टिल अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैंने वो बात पीछे कवर करा दी है, अपनी तसल्ली के लिए लिखना है, लिख लें इट इज स्टिल अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अगला जरा ट्राई करें। Machine will be placed in a common area where Hamsaye can also use the machine by paying charges to CL। CL कौन है? लेसर। सब लीज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेसी नहीं आगे किसी को किराए पे दे रहा। ये लेसर को इसका मतलब है कि ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स। ये वाली लाइन मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि एसेट तो एक्सप्लिसिट है और चेंज भी नहीं होगा। ये वाली लाइन शायद ज्यादा, हाँ यानी सारे बेनिफिट्स नहीं आप ले सकते ना, मान जे ना, राइट टू ऑब्टेन ऑल द बेनिफिट्स नहीं है, तो थोड़े से फोटोकॉपी और भी कोई कर लिया करेगा आके, तो दैट्स व्हाई कंट्रोल टेस्ट फेल हो गया, सो इट इज नॉट अ लीज। ऐसा ही है, चलें लिखें। अलाउइंग अदर्स टू use the machine will restrict अब ये विल रिस्ट्रिक्ट मैंने वो अपनी तरफ से डाला है, इस तरह का कोई लफ्ज़ आप पेपर में डाल दीजिएगा, वरना फिक्रा किसी और तरह से आसान कर लीजिएगा। आगे वही है येलो वाला, विल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू, रोक दिया ना उसने उसका राइट, विल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट्स। So customer has बोल देना कुछ, so the customer has no right to control, या has, so the customer has no right to control the use। so वो लिखवा दिया मैंने, सो कस्टमर हैज नो राइट टू कंट्रोल द यूज। सारे सो ही नहीं मुकदे, लॉजिक्स ही बड़ी है हमारे पास। सो इंक्लूडिंग दिस एक्सेलेंट विल इफेक्ट द क्लासिफिकेशन and it will not be a lease now, it will not be a lease contract now, so including this will affect the classification, it will not be a lease contract now, including this condition। excellent, including this condition। वो सवाल की ऊपर वाली लाइन से और रिक्वायरमेंट से तो लफ्ज उठा लें, ठीक है, अच्छी बात है। सो इंक्लूडिंग दिस कंडीशन, नहीं क्या था, चलें जो भी मिस हो गया सोल्यूशन से देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये बताएं जी, एल हैस्टा शेर खान ने नहीं टर्मिनेट कर सकता था, इसके पास लाइज है, इसके पास वो क्या कहते हैं अल्लाह का भला के लिए राइट है कि टर्मिनेट कर सकते हैं 3 साल बाद। तो ठीक है, अगर सवाल में आगे लिखा होता कि ये रीजनेबली सर्टन है तो हम रेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो लीज जो लीजें टर्मिनेट होती थी वो उसकी ROU फारग हो जाती थी या वो एंट्रीज वही होती थी। कोई ऐसा सवाल हमने किया जिसमें क्लास में टर्मिनेट हुई लीज? और क्वेश्चन 16 पास पेपर का जो आज मैंने कराया पार्ट 2, उसका ऊपर वाला पार्ट पढ़ के देखें, टेस्ट दे के देखें, टेस्ट की रिक्वायरमेंट नंबर 20 किड़ियां गल्ला कर रहे हैं, पहले अपने वाले सवाल दस दो सारा। तो टर्मिनेट वाले कई सवाल करवाए हैं हमने, टर्मिनेट वाले तकरीबन 2 सवाल किए हैं जिसमें हमने पेनल्टी की पीवी निकाली थी। तो मेरा ये सवाल है कि टर्मिनेट करने से अगर लीज में टर्मिनेशन ऑप्शन डाल दूं तो लीज नहीं रहती, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है। तो लीज रहती है, इसमें क्या मसला? कई सवाल किए हमने। तो पेनल्टी डालने से इसका मतलब ये तो नहीं कि लीज नहीं रही, लीज तो लीज ही है। तो बस इसका अब लिखें, इंक्लूडिंग द टर्मिनेशन
राइट, यहां से उठाया ना लफ्ज, इंक्लूडिंग द टर्मिनेशन राइट। कंक्लूड करने कंक्लूड भी कर सकते हैं शुरू में, विल ऑल्सो नॉट अफेक्ट, लेकिन कंक्लूड नहीं करना, अभी फिर आगे चले। इंक्लूडिंग द टर्मिनेशन राइट इन द लीज does not affect the classification because, बोलें आप, बोलें बारो बारी चलाएं, because asset is still identified, and lessee has the right to control the use, control the use। 3 साल तक तो मेरा ही कब्जा है ना। सो इट विल नॉट अफेक्ट लीज क्लासिफिकेशन कंक्लूजन, वो बस छोड़ें। अच्छा जी, आखिरी, ये तो बहुत ही आसान उसने कर दिया। लेसर हैज द राइट टू रिप्लेस द मशीन विद अनदर मशीन। लेसर मशीन को रिप्लेस कर सकता है किसी और मशीन के साथ। तो लिखें यहां से लिख लें लेसर। अब वो घुसे तो आप भी घुसें फिर इधर। द लेसर हैज द राइट टू सब्सटीट्यूट द एसेट, the lessor has the right to substitute the asset because it is practically possible। मशीनें हैं ना, फोटोकॉपी मशीनें हैं, ये फिर लिख दें, फिर आई कैप में भी लिखा हुआ ये दोनों चीजें। बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट, अच्छा ये ज्यूम कर लिया करें कि वो रिप्लेस तभी करेगा जब बेनिफिट लेगा, अनलेस के सवाल कह दें एंड, क्योंकि ये एंड है, ये शर्त पूरी होनी चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट पूरी होगी। रिप्लेस बंदा तभी चीज करता है जब ज्यादा फायदा होना हो, एंड वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो बता दें, सो इंक्लूडिंग दिस टर्म, अब पीछे से जो बात चल रही है, सो इंक्लूडिंग दिस टर्म बता दें आगे। ये लाइन हम भाइयों सोल्यूशन से उठा रहे हैं। सो इंक्लूडिंग दिस टर्म वुड अफेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लीज। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको सवाल कराया ना, इसका मैं आपको खुद सोल्यूशन बनवा के दूंगा मंडे को, जो मैंने आपको, क्योंकि वो हालात थोड़े अंदाज़ा हो गए हैं आपको भी और मुझे भी, तो इसका खुद सोल्यूशन आपको बना के देंगे। हाँ जाए।